आपने बहुत बार देखा होगा फिल्मों में कि कोर्ट में कैसे किस तरह से दो कटघरे होते हैं, कैदी को उसमें खड़ा किया जाता है, एडवोकेट वकील उससे कुछ सवाल जवाब करता रहता है, कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं साइडों में जो कैदी के बिल्कुल कटघरे के साइड में खड़े होते हैं, जज साहब बैठे होते हैं और लगभग दोनों वकील एक दिन ही बहस करके, एक ही दिन चीफ करके, एक ही दिन क्रॉस करके और फैसला सुना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका अलग अलग टाइम है। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एफआईआर से लेकर डिसीजन तक, और डिसीजन के बाद भी एक दो स्टेप है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन पर भी हम बात करेंगे कि वो कैसे और किए जाते हैं डिसीजन के बाद। तो सबसे पहले कर लेते हैं एफआईआर की बात। एफआईआर सीआरपीसी के अंडर सेक्शन अंडर 154 के अंडर लिखी जाती है। वो पुलिस वाले लिखते हैं कि अगर आपके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से यहाँ मतलब है कि आपके ऊपर कोई गंभीर अपराध है, गंभीर 3 साल से जिनमें सजा 3 साल या 3 साल से ऊपर की सजा जिन अपराधों में होती है उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिनमें 3 साल या 3 साल से कम की सजा होती है, उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो जब आपके ऊपर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध कोई लग जाता है तो उसके बाद ट्रायल आपके ऊपर चलता है कोर्ट में, और नॉन कॉग्निजेबल में तो पुलिस ही आपको बेल दे सकती है। तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके ऊपर लग गया तो आपको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है और आपसे इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है बिना किसी वारंट के। तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को पावर होती है आपको गिरफ्तार करने की और आपसे पूछताछ करने की। पूछताछ के बाद अगर पुलिस को लगता है कि वो अपराध आपने किया है तो आपको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देती है। उसके बाद चार्जशीट पुलिस दाखिल करती है, उसका एक टाइम होता है 90 दिन का और 60 दिन का। उस टाइम पीरियड में पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है कोर्ट के अंदर, और उस चार्जशीट उस रिपोर्ट में पूरा डिटेल ऑफेंस के बारे में बताया होता है, जगह के बारे में बताया हुआ है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, वो सारी चीजें डिटेल से उस चार्जशीट में दाखिल हो जाती है। उसके बाद आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से मतलब है दोस्तों यहाँ पर जब किसी अपराध का आपके ऊपर कोई सेक्शन लगा दिया इंडियन पेनल कोड के, तो उसमें कोर्ट देखती है कि जो ये चार्ज आपके ऊपर लगाए हैं वो वाकई ही सही है या गलत है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि ये चार्ज जो लगाए हैं पुलिस ने अपराधी के ऊपर ये सही है, तो वहां आपके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत चार्ज है, ये चार्ज ना लग के दूसरे चार्ज कोई और लगने चाहिए थे, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उन चार्जों को भी आपके ऊपर लगा सकती है पहले चार्जों को हटाकर। उसके बाद बात करते हैं, चार्ज आपके ऊपर फ्रेम हो गया तो बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो चार्ज फ्रेम आपके ऊपर किए गए हैं क्या वो अपराध आपने किया है। अगर आपने वहीं एडमिट कर लिया उस अपराध को तो आपको क्रिमिनल ट्रायल वहीं खत्म हो जाता है और कोर्ट आपको दोषी मानकर आपको सजा दे देती है। वहीं अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने ये अपराध नहीं किया है, मैं आगे क्रिमिनल ट्रायल फेस करूंगा, तो कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल आपके ऊपर चलाती है। वहां से ही शुरू होता है क्रिमिनल ट्रायल का इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि एविडेंस। एविडेंस से मतलब है कि अब प्रोसिक्यूशन विटनेस यानी कि जो आपके खिलाफ, जैसे सरकारी गवाह आप जिन्हें बोल सकते हैं, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर, या जो अपराध के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद था वो आपके खिलाफ यानी कि आपके खिलाफ जो गवाही देंगे वो सारे गवाह प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे और वो अपनी अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में दर्ज कराएंगे। उसके बाद आता है आपके वकील का काम। वही देखा जाता है कि आपका वकील आपको बचा सकता है या नहीं, क्योंकि अब आपका वकील उन सारी स्टेटमेंटों पे जितनी भी प्रोसिक्यूशन विटनेसों ने दी है
उन स्टेटमेंटों पे आपका वकील क्रॉस करेगा और उन्हें उलझाने की और आपके तरफ केस को लाने की पूरी कोशिश करेगा। वहां से ही लगता है, पता चलता है कि हाँ, कि इसमें हम बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। वैसे ही DW, डिफेंस विटनेस, यानी कि आपकी तरफ से जो गवाह है, जो आपके फेवर में गवाही देंगे, जैसे आप कोई अपराध हुआ है, कोई हत्या हो गई और आपने वो हत्या की नहीं है, और उस समय, जिस समय हत्या हुई थी, उस समय आप कहीं बाहर थे, यानी कि किसी होटल में थे या किसी सरकारी ऑफिस में थे, या आप उनको विटनेसों की लिस्ट दे सकते हैं कि मैं उस होटल में था, उस होटल के वेटर से आप पूछ लीजिए, या मैं उस ऑफिस में था, उस ऑफिस के एम्प्लॉय से आप पूछ लीजिए, या वहाँ के कैमरा या CCTV कैमरा आप देख लीजिए। और उसके बाद वो सारे जो गवाह हैं आपके फेवर में गवाही देंगे, और उसके बाद PP यानी कि सरकारी वकील जो कंप्लेनेंट साइड से होगा, कंप्लेनेंट साइड से जो वकील होगा PP, क्योंकि स्टेट के केसों में हमेशा PP ही पैरवी करता है। हालांकि आप प्राइवेट वकील भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि PP ही क्रॉस और PP ही उन केसों में होता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील, तो सरकारी वकील अब आपके गवाहों से क्रॉस करेगा कि अगर ये वहां थे तो आप सबूत दो, क्या ये वहां क्या कर रहे थे, ये कब कितने बजे पहुंचे, वो सारी तमाम जो चीजें हैं वो वहां डिस्कस करेंगे। तो फिर एक दूसरे से चीट कर लिया, क्रॉस कर लिया, फिर एविडेंस का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब आता है आपका आर्ग्यूमेंट। अब दोनों वकीलों के बीच, यानी कि आपका वकील और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील, अब दोनों वकीलों के बीच में बहस होगी। जो स्टेटमेंट ली है, जो क्रॉस आप लोगों ने किए हैं, उन सब को लेकर एक बहस होगी। वो बहस एक दिन में भी हो सकती है, जरूरत पड़े तो एक दो तारीख भी उसमें मिल सकती है। बहुत बार देखा गया है क्रिमिनल केसों में ही कि लगभग 10-10 दिन बहस चलती रहती है, बड़े बड़े केसों में जो काफी साल से चलते हैं, क्योंकि वैसे क्रिमिनल केस ज्यादा 1-2 साल में ही खत्म हो जाते हैं, 3 या 4 साल में, लेकिन बहुत बार देखा गया है 10-10 साल क्रिमिनल केसों को लग जाते हैं, इतनी मोटी मोटी फाइलें हो जाती हैं। तो उन सब में हम उस समय देखा गया है कि बहुत ज्यादा दिनों में वो आर्गुमेंट चलती है। उसके बाद फाइनल डिसीजन 1-2 दिन में जज साहब आप अपना सुनाते हैं। अब आपके फेवर में आए या कंप्लेनेंट के फेवर में आए डिसीजन, तो अब दोनों ही पार्टियों के पास जो राइट्स हैं कि वो अगली कोर्ट में अपने अपील डाल सके। तो अपील के लिए जैसे कंप्लेनेंट को ये रहता है कि नहीं, इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी और सजा मिले, या इसको सजा क्यों नहीं मिली, इसने अपराध किया है, तो वो अपील डाल सकता है। या आप डाल सकते हो कि मैंने सजा की, क्राइम किया नहीं, फिर भी मुझे अपराधी इस ट्रायल में, अब कोर्ट ने आपको गिल्टी मान लिया है, आपको पनिशमेंट भी सुना दी है, तो आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं बेल के लिए ऊपर वाली अदालत में। अब वहां से आपको बेल मिल सकती है। आप 45 से 60 दिन के अंदर अंदर ये बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बेल मिल जाती है या नहीं मिलती है, उसके बाद आप अपील कर सकते हैं अपनी हायर कोर्ट में। जो भी जिस सेशन कोर्ट में अगर चला है मुकदमा, तो आप हाई कोर्ट में अपनी अपील लगा सकते हैं। और उस अपील में भी अगर आपको दोबारा से अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो फिर आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। रिव्यू पिटीशन में जो आपने स्टेटमेंट दी है, जो आपके फेवर में जो स्टेटमेंट हुई है, उनके बिहाफ पर आप चाहते हैं कि कोर्ट में दो जजों की या 3 जजों की जो बेंच है वो आपका फैसला करे, तो वो भी आप करा सकते हैं। और उसमें भी आपको गिल्टी मान लिया जाता है, तो फिर आपके पास लास्ट में ऑप्शन बचता है दया याचिका, यानी कि मर्जी पिटीशन। मर्जी पिटीशन में आप अपने स्टेट के राज्यपाल से या देश के राष्ट्रपति को आप अपनी पिटीशन, मर्जी पिटीशन डाल सकते हैं, दया याचिका लगा सकते हैं। और वहां से अगर आपको रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको क्रिमिनल घोषित कर आपको सजा भुगतनी ही होगी।